गुड इवनिंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम समास पढ़ रहे थे। कल हमने समास पढ़े थे। समास में आज जो समास का हम भेद पढ़ने वाले हैं वो है बहुब्री समास। सबसे पहले ठीक है, बहुब्री समास की चर्चा करेंगे कि बहुब्री समास क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फिर तो देखिए बहुब्री समास क्या होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो पद होते हैं। किसी समास में तो कोई प्रथम पद प्रधान होता है, किसी में कोई दूसरा होता है, और किसी में दोनों ही प्रधान होता है और किसी में एक भी नहीं होता। तो बहुब्री समास की पहचान क्या होती है? इसके जो दोनों पद होते हैं पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर, ये दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही अप्रधान होते हैं। सही है, बिल्कुल। यस सर। ठीक है, और कोई तीसरा ही पद, कोई अन्य पद जिसको हम बोल सकते हैं या तीसरा पद भी बोल सकते हैं, वो प्रधान होता है। तो वो समास कौन सा कहलाता है? बहुब्री समास कहलाता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं वो हमें देखने को मिलते हैं या हम उनका प्रयोग करते हैं, तो वो बहुब्री समास कहलाता है। एक बार फिर सुन लें। जब इस समास के अंदर दोनों पद यानी पूर्व और उत्तर दोनों ही अप्रधान हो और कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की बात हम करते हैं वहां पर तीसरे पद की, तो वो बहुब्री समास होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है गजानन। देखिए गजानन का जब हम विग्रह करते हैं तो बनता है गज और आनंद, यानी कि दो ये निकले। गज का मतलब होता है हाथी, ठीक है, और आनंद क्या होता है भाई? आनंद क्या होता है? सर सर सर। सर या सिर? सर सिर। हाँ सर, सर मत बोलो, सिर बोलना है। ठीक है, सर तो यानी मुझे थोड़ी बताओगे इसमें, वो सर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सिर की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हाथी और सिर, अब इन दोनों से कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई समास का पता नहीं पड़ पा रहा है, तो इसलिए हमें इसके तीसरे अर्थ की ओर चलना होगा। और फिर हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा गज का आनन है जिसका, यानी कि इन दोनों की सहायता से हमने एक वाक्य तैयार कर दिया। ठीक है, एक विग्रह तैयार कर दिया कि गज का आनन है जिसका, यानी कि हाथी के समान सिर है जिसका, और वो कौन है? अर्थात तीसरा पद निकल गया है, वो है गणेश जी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें किसी तीसरे पद की ओर जाना होगा, सहायता लेनी होगी इन दोनों पदों की। इस चीज को ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अगला एग्जांपल है त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र देखो, त्रि प्लस नेत्र, त्रि धन नेत्र। त्रि का मतलब तीन, नेत्र का मतलब आंखें, यानी तीन नेत्र हैं जिसके। अब तीन नेत्र जिसके, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन हम इसको तीसरे अर्थ में ले जाएं, तीसरे पद में ले जाएं तो शिव जी यहाँ पर, यानी शिव के अर्थ में इसका अर्थ निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर त्रिनेत्र बहुब्री समास का एग्जाम्पल बन गया। ऐसे ही नीलकंठ भी बनेगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका लंबा पेट है, ठीक है, वो है गणेश जी। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले वस्त्र जिसके, कृष्ण। ठीक है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। और वीणा पाणी अर्थात जिसके हाथों में वीणा है। ठीक है, जो वीणा की देवी है अर्थात सरस्वती माँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें जब तीसरे अर्थ का पता चलता है, तीसरे पद की प्रधानता का पता चलता है ना, तो वो बहुब्री समास होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ पर? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो प्रथम पद होता है, दो पद होते हैं ये आपको पता ही है, इसमें जो प्रथम पद होता है यानी पूर्व पद, वो तो क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है,
उस पद से हमें संख्या का पता चलता है, और जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, तो देखो जिसका प्रथम पद तो संख्यावाची हो और उत्तर पद यानी द्वितीय पद संज्ञा हो, ठीक है, वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बताया गया है कि इस समास में प्रयुक्त संख्या, इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, यानी कि हमें समूह का पता चलता है, किसी अर्थ को नहीं दर्शाती। ध्यान रखें, समूह का बोध यहाँ से हमको होता है लेकिन अर्थ का नहीं होता। इससे समूह और समाहार का बोध होता है। तो ये समाहार या समूह शब्द हम जोड़ते हैं जब हम इसका विग्रह करेंगे, यानी जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम यहाँ पर समूह या समाहार शब्द को जोड़ते हैं। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें इसके एग्जाम्पल पर जब हम चलते हैं तो पहला एग्जाम्पल इसका यहाँ पर नवग्रह। नवग्रह में देखो, एक है नव और एक है ग्रह। ये वाला ग्रह नहीं है, ध्यान रखना। देखो ये वाला ग्रह यहाँ पर नहीं है। ये ग्रह कौन सा होता है, ये ग्रह कौन सा होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, बताएं। सर नव का मतलब नहीं, इसका मतलब पूछ रहा हूँ, इस ग्रह का मतलब सर एक का तो घर होता है। कौन से वाले का घर होता है सर? ये नीचे वाला है इसका ग्रह, ये जो ग्रह है जिसमें इसका? सर नीचे वाला जो है। हाँ, तो ध्यान दें, इनमें भी शब्दों में भी अंतर होता है। शब्दों के मतलब दिखाई तो हमको समान एक तरीके से दिखाई देते हैं, लगभग ना के बराबर अंतर होता है, लेकिन उनका जब हम अर्थ करते हैं तो हमें अंतर का पता वास्तव में चल जाता है। जैसे ये ग्रह होता है घर, और ये ग्रह होता है हमारा नक्षत्रों से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर नव का मतलब तो हो गया 9, ये तो 9 संख्या को दर्शा रहा है, और ये ग्रह हैं जो हमारे नवग्रह, जो 9 ग्रहों का समूह है, उनकी बात यहाँ की जा रही है। तो जब हम इसका विग्रह हिंदी अर्थ करेंगे तो बन जाएगा 9 ग्रहों का समूह। अब देखिए दोपहर, दोपहर का मतलब ये 2 हो गया और ये पहर, यानी 2 पहरों का समाहार। समाहार लिख लो चाहे समूह लिख लो, बात एक ही होती है, क्योंकि वो दोनों ही समूह का प्रदर्शन करते हैं। अब है त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। शताब्दी का मतलब हो गया देखो शत, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो 100 अब्दों का समूह यानी शताब्दी, यानी 100 वर्षों का। अब्दों को हम क्या कहते हैं, वर्ष भी कहते हैं। जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो एक शताब्दी बन जाती है। तो अब्द का मतलब ध्यान रखना आप, वर्ष। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। ठीक है, सतसई, 700 पदों का समूह। सर इसमें शेरों का मतलब क्या हुआ? इसका, इसमें शेरों का मतलब पंसेरी में देखो हम जो बांट देखते हैं, आपने बांट देखे होंगे जो तराजू से हम जो काम आते हैं तराजू में। ठीक है, 1 किलो, 1 किलो का नाम सुना है ना, 1 किलो देखा भी होगा आपने बांट। यस सर। वो 1 शेर के बराबर है। ठीक है, तो पंचसेरी यानी कि कितने के बराबर हो गया, 5 शेरों में 5 किलो। तो जो 5 किलो का जो भट्टा है वो यहाँ पर शेर को यानी 5 शेर को प्रदर्शन करेगा, उसके लिए प्रदर्शित होगा। ठीक है, 700 का मतलब आपको पदाई चल गया, पदों का मतलब आपको चल गया कि पद का मतलब जो पद्यात्मक होते हैं, जो कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। और सतसई काफी कवियों ने लिखी है। चौगुनी, 4 गुनी, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि प्रथम पद संख्या और बाद में संज्ञा हमको देखने को मिलती है। तो संख्या, धन, संज्ञा का जहां पर भी संबंध देखने को मिलेगा वो समास द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, यहां तक सभी को? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर द्विगु समास के 2 भेद होते हैं, वो बताए गए। तो देखिए पहला यहाँ पर जो द्विगु समास का भेद है वो है समाहार द्विगु समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो समाहार का मतलब होता है, समाहार का मतलब होता है समुदाय
या इकट्ठा होना या फिर समेटना, इसे हम समाहारदिगु कहते हैं। यानी कि जब समुदाय विशेष की बात की जाए, समूह विशेष की बात की जाए, या इकट्ठा या संग्रहित होने की बात की जाए, या किसी चीज को समेटने की या किसी वस्तु को समेटने की बात की जाए, तो वो समाहारदिगु समास कहलाता है। एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 लोगों का समाहार। 3 लोगों का समाहार यानी 3 लोगों की बात हो रही है। 3 लोग कौन कौन से? 3 लोग कौन कौन से होते हैं? कहते आता। हैं 3 लोग। हाँ भाई, 3 लोगों के बारे में कौन बताएगा? नहीं पता किसी को भी? सर स्वर्ग नरक अच्छा, और पृथ्वी। देखो, एक तो हम जहां पर खुद मौजूद हैं, एक तो वो लोग, और उस लोग को क्या बोलते हैं? मृत्यु लोग, है ना। यस सर। एक, यदि हम नीचे की ओर चले तो एक बन जाता है पाताल लोक, ठीक है। और एक हम ऊपर की ओर चलते हैं मृत्यु लोक से, तो वो बन जाता है हमारा अंतरिक्ष लोक, जिसमें आ जाते हैं हमारे स्वर्ग और नरक दोनों, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये 3 ही होते हैं, इसके अलावा कोई 4 भी मान लेता है तो कोई 5 भी मान लेता है। ये बात समझ में आ गई सभी के? क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो देखो बच्चों, समाहारदिगु की बात हम कर रहे हैं। 3 लोगों का समाहार यानी 3 लोगों के समूह बन गया, और उसको हम एक शब्द देते हैं, एक नाम देते हैं, एक संज्ञा देते हैं, और वो होता है त्रिलोक। अब आगे देखो, दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर है 5 वटों का समाहार। वट का मतलब क्या होता है? वट का मतलब होता है वृक्ष, ठीक है। 5 वृक्षों का समूह, उसको नाम दे दिया पंचवटी, ठीक है। और 3 भुवनों का समाहार, त्रिभुवन, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां समूह की, समाहार की, संग्रहता की या समेटने जैसी की बात होती है, ठीक है, इन शब्दों का योग होता है, वो समाहारदिगु समास कहलाता है। दूसरा इसका भेद भुवन का होता है मतलब क्या? उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास क्या है? देखिए, उत्तर पद प्रधान द्विगु समास 2 प्रकार का होता है। बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में, या तो बेटे के संदर्भ में आता है, ठीक है, या फिर उत्पन्न होने के संदर्भ में आता है। और दूसरा है यहाँ पर जहां पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, यानी वास्तविक रूप से, प्रमाणिक रूप से जहां पर उत्तर पद पर ही जोर दिया जाता है, तो वहां पर भी उत्तर पद प्रधान ही होगा। तो देखिए, पहला यहाँ पर है जैसे बेटा या फिर उत्पन्न होने के अर्थ में, जैसे 2 माह का, यदि कोई 2 माह का होता है तो उसे दुमाता भी कहते हैं, ठीक है। 2 माह का मतलब कैसे? दुमाता कैसे? जिसकी 2 माह हो। एग्जाम्पल बता सकते हो कोई दुमाता के संदर्भ में? क्या हम कृष्ण जी को इस संदर्भ में रख सकते हैं? यस सर। बिल्कुल रख सकते हैं Yes, ना। sir. 2 रख माँ थी सकते हैं सर। उसमें। एक तो कौन थी? देवकी, जिन्होंने जन्म दिया, और एक कौन थी? यशोदा। यशोदा जिन्होंने उनको मैया। पाला। तो इस प्रकार से दुमाता शब्द यहाँ पर बनता है 2 माह का, ठीक है। 2 सूतों के मेल का, यानी दुसूती इसको हम नाम देते हैं, जो 2 सूतों से कोई चीज बनती है। तो अब देखिए, वह इसके अंदर है जहां पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाए, जैसे 5 प्रमाण, यानी कि पंच प्रमाण, यानी प्रमाण यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये जो उत्तर पद प्रमाण है ना, यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविकता, प्रमाणिकता, यानी कि सही, जो मूल अर्थ में जिसका शुद्धिकरण माने या प्रमाणिकता माने, तो इस शब्द से ही निकलेगी, इस पद से ही निकलेगी, पंच से नहीं निकलेगी। पंच यहाँ पर संख्या है, ठीक है। प्रमाण यहाँ पर एक तरीके से प्रमाणिक है, एक तरीके से सच्चाई की बात है, सत्ता की बात है, सत्य की बात है, इसके कारण यहाँ पर इस पर जोर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारे द्विगु समास के कुछ उपभेद या भेद जो भी थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आएगा नेक्स्ट समास, तत्पुरुष समास। अब वो क्या होता है? देखो, तत्पुरुष समास से पहले में कारक का ज्ञान होना चाहिए। कारक कितने होते हैं सबको पता होगा आपको? कितने होते हैं कारक? कितने होते हैं? 7। 7।
सर 8 होते हैं पर उनको गिना नहीं जाता, 8वें को गिना नहीं जाता। देखो कारक यहाँ पर कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में कितने कारकों को मानते हैं, सिर्फ 6 को। ठीक है, जो स्टार्टिंग में कर्ता होता है, ठीक है, जो कर्ता होता है, और अंतिम में जो संबोधन होता है, इनको हम गिनते नहीं हैं, प्रथम को और 8वें वाले को। ठीक है, बीच के जो हमारे 6 हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। उनकी विभक्तियां यानी उनके कारक चिन्ह वो हमारे काम में आते हैं। विग्रह जब हम करते हैं तब उनका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा, तत्पुरुष समास क्या होता है। अब इसका पहला पद तो क्या होता है, गौण होता है। 2 पद होते हैं, आपको पता ही है बहुत अच्छे से, 2 ही पद होते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है। अब इसका जो पहला पद होता है वो तो गौण होता है। गौण का मतलब होता है छोटा या अप्रमुख। ठीक है, और दूसरा पद इसका जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, 2 पद होते हैं, पहला पद तो प्रधान नहीं होगा लेकिन दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें कारक विभक्तियों का लोप छिपा होता है। यानी कारक विभक्तियां छिपी होती हैं शब्द के अंदर, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती। दिखाई कब देंगी हमको, जब हम उनका समास विग्रह करते हैं। ये बात सबके समझ में आ गई है? यस सर, यस अब सर। देखिए, अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष जो समास होता है वो कर्म कारक से संबंधित होता है, और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को। ठीक है, तो जब भी हम कर्म तत्पुरुष समास का कोई एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसके अंदर को विभक्ति छिपी होगी, उसका लोप होता है, वो हमको दिखाई नहीं देती है। दिखाई कब देगी, जब हम उसका विग्रह करते हैं। तो देखिए ग्रामगत एग्जाम्पल है, ग्रामगत यानी कि एक तो इसमें पूर्व पद तो है ग्राम और उत्तर पद है यहाँ पर गत। ठीक है, ग्राम का मतलब होता है गांव और गत का मतलब होता है गया हुआ। ठीक है, या गया हुआ या फिर गया। तो अब हम इसको यदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके देखते हैं तो हम एक बार तो 6 व्यक्तियों का प्रयोग करके देख लेते हैं। भाई गांव को गया, ठीक है, गांव में गया, गांव से गया, गांव के लिए गया। तो सही कौन सा होगा जिससे सही अर्थ निकलता है, सही सार्थकता जिसमें है वही इसका आंसर होगा। तो सही क्या होगा, गांव को गया, गांव को गया। ठीक है, तो वो होता है ग्रामगत। जो गांव को गया हुआ मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, उसे हम ग्रामगत का नाम देते हैं। ठीक है, पद प्राप्त, पद प्राप्त क्या होता है, पद को प्राप्त। ऐसे ही सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, शरणागत, शरण को आया हुआ, और सर्वप्रिय यहाँ पर रिपीट हो गए। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल हम हल कर देते हैं। हमें चिन्ह का पता होना चाहिए कि कौन से कारक में कौन सा चिन्ह लगता है। जैसे कर्म में को, ठीक है। अब देखो करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में से चिन्ह लगता है, लेकिन ये से चिन्ह जुड़ने के लिए आता है, ये ध्यान रखना है आपको। अलग होने के लिए से चिन्ह का प्रयोग करेंगे जब हम अपादान को पढ़ेंगे तब, लेकिन यहाँ पर तो जुड़ने के लिए होता है करण तत्पुरुष में से का प्रयोग। तो देखो भावपूर्ण, भावपूर्ण यानी भाव और पूर्ण 2 शब्द निकल गए, 2 पद निकल गए, बीच में हमने से का प्रयोग कर दिया जोड़ने के लिए। तो भाव से पूर्ण यानी भाव जुड़े हुए हैं किसी मनुष्य के अंदर, भाव से परिपूर्ण है कोई व्यक्ति, तो क्या भाव से अलग हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं? इस शब्द से हमें किसका एहसास हो रहा है, भावपूर्ण से जुड़ने का, अलग होने का? जुड़ने का सर, बिल्कुल सही, यही चीज हमें देखनी है। ठीक है, यहाँ पर जुड़ने के लिए आ रहा है तो करण तत्पुरुष होगा। अब ये है बाणाहत यानी बाण से आहत, बाण से घायल। ठीक है, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, अब मैं हाथ से लिख रहा हूं ना तो ये हस्तलिखित होगा। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। ठीक है, इस प्रकार से हमें इन एग्जाम्पल को हल करना है। उसके बाद अगला आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास वही क्या होता है, देखो इसका चिन्ह याद रखना आपको, के लिए। इसका चिन्ह क्या है, के लिए होता है। एक एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, गुरु दक्षिणा। अब गुरु दक्षिणा है, एक तो हो गया गुरु, एक तो हो गया यहाँ पर गुरु, और एक हो गया दक्षिणा। तो गुरु के लिए दक्षिणा है, गुरु को दक्षिणा है, गुरु से दक्षिणा है, गुरु में दक्षिणा, कौन सा सही है? गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा होती है, बिल्कुल यही हमारा आंसर राइट है। ठीक है, उसके बाद है रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, रहा का मतलब होता है रास्ता, यानी रास्ते के लिए खर्चा पानी। ठीक है, बाल अमृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। भूमि। तो
तो हमें समास विग्रह जो हम करते हैं तो हमें सही कारक विभक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारा समास विग्रह सही हो पाता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अपादान ठीक है तत्पुरुष, सर। अपादान का मैंने पहले ही बता दिया आपको, चिन्ह से ही होगा लेकिन वो अलग होने या पृथक होने के लिए होता है। तो जैसे देश निकाला, देश से निकाला, देश के अंदर नहीं है, देश से बाहर भगा रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। बिल्कुल हुआ। हुआ सर। बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पथ बंधन भ्रष्ट, से मुक्त, पथ से भ्रष्ट यानी पथ रास्ते से भ्रष्ट, अलग हो जाना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति, ऋण से आजादी, ठीक है। तो ये अपादान तत्पुरुष है। अब उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के चिन्ह देखो, का, के, की, ठीक है। रा, रे, री भी होते हैं लेकिन यहाँ पर का, के, की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गंगा जल क्या बना दिया? गंगा का जल, ध्यान रहेगा सभी को। गंगा का जल। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है अधिकरण तत्पुरुष समास, तो छठे नंबर का तत्पुरुष समास का भेद है। तो देखिए इसमें देखो आपके सामने एग्जांपल दे रखा है, इसका चिन्ह आपको याद होना चाहिए। कौन सा होता है चिन्ह? में, पर, ठीक है। में और पर इसके चिन्ह होते हैं। कार्य में कार्य कुशल, तो कार्य में कुशल, ठीक है। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति, ये बन गया हमारा ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। दीन दयाल, दीनों पर दयाल, दीनों पर दयाल का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दीनों पर दयालुता, ठीक है। दानवीर, दान देने में वीर। आचार निपुण, आचार में निपुण। आचार का मतलब अचार नहीं होता, आचार का मतलब व्यवहार होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक तो ये होता है आचार, लेते हैं खाते पीते हैं इसको, ठीक है। और एक होता है आचार, और आचार का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है। यानी इंग्लिश में बोलते हैं नेचर, स्वभाव। जल मग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। कला कुशल, कला में कुशलता। शरणागत, शरण में आगत। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष की एग्जाम्पल आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर चलना आप, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। क्लियर? चले आगे। यस सर। यस सर, चलो। अब देखिए तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं, 2-3 इसके उपभेद है, उनको देख लेते हैं। एक होता है उपपद तत्पुरुष समास। अब उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है? डेफिनेशन देखो इसकी, ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर के प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। उत्तर पद होगा, यानी उत्तर पद प्रत्यय होता है, स्वतंत्र रूप से आता है, तो वहां उपपद तत्पुरुष समास होगा। जैसे नवचर है, क्या है यहाँ पर? नवचर दे रखा है, नव और चर। अब ये जो चर है ना, ये प्रत्यय है, ध्यान रखना, ठीक है। ये उत्तर पद जो चर है ये प्रत्यय है और ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आ रहा है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से मतलब इसमें कोई हमने कमी नहीं करी है, कोई इसमें से कोई अक्षर नहीं हटाया है, जैसा है वैसे कैसे लिख दिया इसको, नवचर, ठीक है। कृतज्ञ, कृत प्लस घ, ठीक है। कृतघ्न, कृत प्लस घन। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हमको देखना है, ठीक है। लकड़हारा, चाहे जलद हो, जल प्लस दे यानी जल देने वाला, लकड़हारा, लकड़, लकड़ और हरा, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद, लुप्त का मतलब होता है गायब, पद यानी पद, यानी पद जब गायब हो जाए तो वो तत्पुरुष समास कौन सा है? देखो इसमें, जब किसी समास में, जब किसी समास के अंदर कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर के पूरे पद सहित लुप्त हो जाए तो उसका सामासिक पद बन जाए तो वो लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। देखो जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त नहीं होता, यानी अकेला लुप्त नहीं होगा कारक चिन्ह, चिन्ह अकेला नहीं जा रहा, साथ में पद को भी लेके जा रहा है, बस ये चीज याद रखनी है। तो वो कौन सा समास होता है? वो होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। जैसे दही बड़ा खाते हैं आप लोग? यस सर। बिल्कुल। खूब। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या बना? दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। लेकिन जब हम इसका एक सामासिक पद बनाएंगे तो ये में तो गायब होगा, ये चिन्ह तो जा रहा है, साथ ही साथ में ये डूबा हुआ ये पद भी चले जाएंगे, इसलिए ये कहलाता है लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक है। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, ठीक है। तो से तो गायब होगा, जब हम इसको ऊंट गाड़ी बनाएंगे तो से जाएगा, साथ में चलने वाली भी चली जाएगी,
ठीक है, यानी ये पद चले जाएंगे। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। तो इस प्रकार से लुप्त पद तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। और एक तत्पुरुष समास का एक भेद और है, जिसे बोलते हैं नन तत्पुरुष समास। क्या है ये? नन तत्पुरुष समास। नन का मतलब होता है नहीं, ये चीज याद रख लो आपको। नन का मतलब होता है नहीं, जिसको हम बोलते हैं निषेधात्मकता। निषेध भी बोल सकते हैं, निषेधात्मकता भी बोल सकते हैं। तो देखो इसमें पहला पद तो क्या होता है? निषेधात्मक होता है, इसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं हम। इसमें क्या होता है? ए उपसर्ग का योग होता है, और ए उपसर्ग का मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ए शब्द है, ए सभ्य का बन गया नए शब्द है, यानी ए तो किसमें बदल गया? नए में, और सभ्य का सभ्य आ गया। क्लियर है? अनादि, नए आदि। ए का मतलब नए से होता है या नहीं से होता है, ध्यान रखना। असंभव यानी नए संभव या संभव नहीं। क्लियर? क्लियर यहां तक सभी को? यस सर। यस सर, क्लियर। अब देखिए आपके सामने sir. कुछ वर्कशीट जो आपको करनी है, होमवर्क के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ ये। इसमें आपके सामने 28 शब्द दे रखे हैं। ये 28 शब्दों में आपको क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। एक तो विग्रह करना है, सामासिक विग्रह, साथ ही साथ समास का नाम भी लिखना है। कर लोगे इसको? कोई दिक्कत? हाँ सर, कर सर कर लेंगे। लेंगे सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट से, फिर उतारते रहना आराम से ले लिया करके। सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट Yes, लो sir. उसका। फिर मंडे को फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सर जी। सर मंडे को जो आप टेस्ट लोगे फिर उसको करके कौन से नंबर पे भेजना है? आपका नंबर नहीं